दोस्तों करीब 30 से 40 टन तक उत्पादन और मंडी भावों की बात करें, करीब 3 से 4 लाख रुपए तक का टर्नओवर, 1 लाख रुपए का मैक्सिमम अगर आप खर्चा भी निकाल देते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आने वाले इस गर्मी के सीजन में, मतलब कि करीब 60 से 90 दिन के भीतर आप ले सकते हैं गर्मियों में, यानी कि मार्च के महीने में इन दो सब्जियों की खेती करके। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप इस मार्च के महीने में लगा देते हैं, बताए गए तरीके से अगर आप लगा लेंगे तो आने वाले सीजन में काफ़ी ज़बरदस्त कमाई आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर केवल 1 एकड़ से कर सकेंगे और केवल 60 से 90 दिन के भीतर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां मिलने वाली हैं। कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, कौन कौन सी वो फसलें हैं और लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिस विधि से अगर आप लगाएंगे तो आने वाले दिनों में, थोड़े ही दिनों में, मतलब काफ़ी जोरदार उत्पादन आप इन दोनों फसलों से निकाल सकेंगे। मंडी भाव और उत्पादन के बारे में भी बात करेंगे, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, यानी कि कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों मार्च के महीने में हमारे काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों की ज़मीन वगैरह जो है वो खाली होनी शुरू हो जाती है, और इस माह में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो देखिए इस माह में आप, वैसे तो काफ़ी प्रकार की सब्जियां हैं जिनकी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी सब्जियों का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए इस समय पे, क्योंकि इस समय पे हर एक फसल से अच्छा उत्पादन लेना संभव नहीं है। अच्छे मंडी भाव लिए जा सकते हैं, लेकिन उत्पादन ठीक से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके एरिया के मौसम पे, क्योंकि आने वाले सीजन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाद में टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं और बाद में लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में हर एक सब्जी फसल से अच्छा उत्पादन निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको जो सब्जियां बता रहा हूं उनकी बुआई अगर 15 से 20 मार्च तक अगर आप कर लेते हैं तो इन फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में जब तक आपकी फसलें तैयार होंगी तब तक बाकी की जो सब्जियां हैं जो उस किसान भाइयों ने अगेती लगा रखी है वो मार्केट में आनी बंद हो जाती हैं। इस वजह से आपको रेट तो आप काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, लेकिन उत्पादन भी इन दोनों ही फसलों से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले सीजन में देके जा सकती है, और लगाने का तरीका भी काफ़ी आसान है इस फसल का। अगर आपने अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया तो अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। पहली फसल है तरबूज की खेती। इस मार्च के महीने में किसान भाई तरबूज लगा सकते हैं और तरबूज की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन और ज़ोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं आप। 1 एकड़ में अगर आप तरबूज लगाते हैं, मार्च में अगर आप इसको लगाते हैं, यानी कि 15 से 20 मार्च तक अगर आपके तरबूज की बुआई हो जाती है तो आप ये मानिए कि इससे कम 30 से 40 टन तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं, अगर मौसम इसके अनुकूल रहता है और खाद उर्वरक और बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर लेंगे तो इतना उत्पादन तरबूज की फसल से आसानी से ले सकते हैं आप। और इसकी हार्वेस्टिंग में भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, 1-2 बार में इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, और मतलब इसमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी नहीं आती है हार्वेस्टिंग में। और ये फसल ऐसी है, बाकी सब्जियों की तरह इसमें ज़्यादा रख रखाव वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, बस फर्टिगेशन का आप ध्यान रखिए। फर्टिगेशन वगैरह अगर आप समय समय पे करते रहेंगे तो ज़ोरदार उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है थोड़े ही दिनों में। 60 से 90 दिन की ये फसल है, मतलब 90 दिन की मानिए, 60 की नहीं है, 90 दिन में ये आपकी जो पूरा प्लॉट जो है आपका वो खाली हो जाता है, और 90 दिन में काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ये आपको दे जाता है। दोस्तों मार्च के महीने में अगर हम तरबूज लगाते हैं और इसके मिलने वाले मंडी भावों की बात करें तो देखिए हर एक मंडी के मतलब अलग अलग भाव हो सकते हैं, हर एक क्षेत्र के। कुछ एरिया में इसके मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, कुछ एरिया में थोड़े एवरेज मंडी भाव मिल जाते हैं, और कुछ एरिया में काफ़ी कम मंडी भाव मिलते हैं। तो एक फिक्स तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मार्च में अगर आप इसको लगाते हैं तो गर्मियों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से कम 10 रुपये से लेकर और 15 रुपये तक के मंडी भाव आप आराम से लेके चल सकते हैं। एवरेज मंडी भाव गर्मियों में इतने तो आपको मिल ही जाते हैं, और 10 रुपये से कम तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ जाती है। तो 10 रुपये के मंडी भाव आप मान के चलिए, 10 रुपये के मंडी भाव अगर हम पकड़ के चलते हैं और 300 क्विंटल तक अगर आप इसका उत्पादन निकाल लेते हैं तो आपको इससे
अच्छा खासा मुनाफा मतलब मिल जाता है, मतलब कि 3 से 4 लाख रुपए तक का टर्नओवर हो जाता है, और जिसमें से 1 लाख रुपए का अगर आप खर्चा भी निकाल देते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से आपको देके जा सकते हैं। लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तभी आपको अच्छे रेट मिलेंगे और तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जिनमें से देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैरायटियों के बारे में, क्योंकि वैरायटियां सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपके उत्पादन और मंडी भाव पे। तो सबसे पहली जो वैरायटी है वो है सेमिनस की खास वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी शानदार वैरायटी है। लास्ट ईयर भी इसको हमने लगाया था और इस बार भी मैंने इस वैरायटी का सिलेक्शन किया है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक सिजेंटा कंपनी की रेड चीफ वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी मैंने खुद ने इसका सिलेक्शन किया है, काफी जोरदार वैरायटी है। इसके बाद में काफी जोरदार वैरायटी है क्लाउज कंपनी की जंबो रेड। इसके तरबूज का फल का जो वजन है वो काफी जोरदार बैठता है, यानी कि फल की साइज आपको इसकी काफी जोरदार मिल जाएगी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। 6 से लेकर 7-8 केजी तक आपको इसके फल का वजन मिल जाता है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सेमिनस की माधव वैरायटी अगर आपको मिल जाती है तो आप इसको भी ले सकते हैं। सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। और एक सागर सीड की सागर किंग या सागर किंग प्लस वैरायटी जो आती हैं उनको भी आप ले सकते हैं। ये भी तरबूज की काफी जोरदार वैरायटियां हैं। तो जो वैरायटियां मैंने यहां पर आपको बताई है उन वैरायटियों का आप आने वाले इस सीजन में यानी कि मार्च महीने में आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में ले सकते हैं। गर्मियों की वैरायटियां हैं, आप इनको कभी भी वैसे तो लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्च में अगर आप लगा रहे हैं तो बेझिझक इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटियां अगर आपके क्षेत्र में चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तरबूज की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना इसमें वो होती है गोबर की खाद। काफ़ी किसान भाइयों की मानसिकता रहती है कि भाई हमारे पास गोबर की खाद तो नहीं है, लास्ट ईयर हमने डाली थी, या फिर अब फिलहाल जो है वो काफ़ी कम मात्रा में हम डाल सकते हैं, या फिर मतलब डाल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या रासायनिक खाद उर्वरकों से काम चल जाता है। देखिए, काम चलना अलग बात है और अच्छा उत्पादन निकालना अलग बात है। आप तरबूज की फसल से जितना उत्पादन मैंने आपको बताया है उतना उत्पादन गोबर की खाद डाले बिना नहीं ले सकते। भले ही आप रासायनिक खाद उर्वरक कितनी मात्रा में डाल दीजिए, गोबर की खाद अगर आप अच्छी मात्रा में नहीं डालेंगे तो अच्छे से आपकी तरबूज की फसल ग्रो नहीं कर पाएगी और अच्छे से आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। भले आप कितने ही मात्रा में रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिएगा, तरबूज की जो साइज होती है ना, जितनी साइज आपको मिलनी चाहिए उतनी साइज आप नहीं ले पाएंगे। भले ही आप बाद में कितने ही फर्टिगेशन वगैरह कर दीजिए, कोई भी खाद उर्वरक डाल दीजिए, लेकिन गोबर की खाद का आपको अलग ही रिजल्ट मिलेगा। तो तरबूज की साइज अगर आपको अच्छी लेनी है तो गोबर की खाद तो आपको डालनी ही पड़ेगी। बाद में काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि हमने ये फर्टिगेशन कर दिया, वो फर्टिगेशन कर दिया, लेकिन तरबूज की साइज़ नहीं बढ़ रही है। तो जब तक आप गोबर की खाद अच्छी मात्रा में नहीं डालेंगे तब तक ये समस्या आपको देखने को मिलेंगी। तो गोबर की खाद कम से कम 5 से 6 ट्राली तो आपको डालनी है 1 एकड़ में, अगर आपको तरबूज की फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन लेना है। 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। उसके बाद में ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन कर दीजिएगा। कम से कम 3 कल्टीवेशन आपको करने पड़ेंगे। मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लीजिएगा। पहले गोबर की खाद डालिए, फिर 1 कल्टीवेशन कर दीजिए, 2-3 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद में 1 कल्टीवेशन और कर दें, फिर ज़मीन को 2-3 दिन तक पड़ा रहने दें। उसके बाद में इसमें आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक, और रासायनिक खाद उर्वरक भी बताई गई मात्रा में आप डालें, जिसमें आप कम से कम 50 से 60 केजी डीएपी खाद का इस्तेमाल करें और लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश या 35 से 40 केजी भी आप 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। बाकी आपकी मिट्टी और ज़मीन पर डिपेंड करता है। यूरिया खाद की बात करें तो लगभग 15 से 20 केजी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, और लगभग आप ये मानिए कि 500 ग्राम फंगिसाइड, कार्बनडाजिम 50% वाला आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे खाद उर्वरक मिक्स करके और डाल दीजिए, या बेड बनाते समय बेड के अंदर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन डालने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद में आप आखिरी कल्टीवेशन कर लें। आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में 5-5 या 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए, और बेड बनाने के बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। तो देखिए, प्लास्टिक मल्च आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 16-17 माइक्रोन से लेकर 20-25 माइक्रोन तक की जो प्लास्टिक मल्च आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, छोटी अवधि की फसल है, इसमें आप खर्चा जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर आप कम खर्चा करना चाहते हैं थोड़ा सा, और एक मतलब नॉर्मल सी प्लास्टिक मल्च अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो 16 से 17 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च जो है वो आप लगा सकते हैं। आराम से 1 सीजन आपकी चल जाएगी उससे। मार्केट में ये आपको लगभग 1200-1300 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। सिंगल लाइन में ही आपको इसकी बीजों की बुआई करनी है। जिग जैग
आपको इसका जो बीजों की बुआई कर रहे हैं वो नहीं करने हैं। सिंगल लाइन में ही 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई कर दीजिएगा प्लास्टिक मल्च लगा के, और उसके बाद में इसमें समय समय पे सिंचाई और फर्टिगेशन वगैरह अगर आप करते रहेंगे तो तरबूज की फसल ऐसी है, बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको देके जा सकती है मार्च महीने में लगाने पर। देखिए, तरबूज की फसल को लगाने के बाद में एक ज़रूरी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। अगर आपने तरबूज लगा भी रखा है तो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे ही हमारी तरबूज की फसल लगाने के बाद में 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है, या इस समय पे आप अपनी तरबूज की फसल में शुरुआती स्टेज में, मतलब माहू का प्रकोप आपको इस मौसम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस बदलते मौसम में हर बार माहू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और इस बार भी आज ही हम नोटिस किया हमने अपनी बाड़ी के अंदर, मतलब माहू का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये समस्या शुरुआती स्टेज में आपको देखने को मिल सकती है। तो जिस प्रकार आपके प्लांट की स्टेज है, मतलब जो स्टेज है आपके प्लांट की, उसी हिसाब से आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आपको अपनी फसल में माहू का प्रकोप दिखे, तुरंत प्रभाव से ये स्प्रे, आप कुछ स्प्रे मैं आपको बता रहा हूँ, ये निकाल दीजिए। जैसे आपकी तरबूज की फसल 15 या 20 दिन से छोटी है या इस अवस्था तक है, तो आप इसमें ले सकते हैं थाइमिथॉक्सम 25% में। इससे हाई डोज आपको नहीं रखना है। एक स्प्रे आप निकाल देंगे, 10 से 12 ग्राम जो है, एक 15 लीटर के स्प्रे टैंक में आपको इसकी खुराक रखनी है, और एक स्प्रे निकाल देंगे तो ये समस्या आपकी फसल से दूर हो जाएगी। और ये समस्या मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगी इस मौसम में लगाने के बाद में। हो सकता है 15-10 दिन की अवस्था में ये आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आप मॉनिटरिंग करते रहिएगा। कहने का मतलब है शुरुआती स्टेज में थाइमिथॉक्सम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में आपको मिलेगा, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुराक भी आपको 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। या फिप्रोनिल भी ले सकते हैं 5% में, इसकी खुराक भी आपको उतनी ही बताई है। लेकिन ये स्प्रे ऐसे हैं जो आप शुरुआती स्टेज में आप अपनी तरबूज की फसल में काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आपको और कोई ज़्यादा, मतलब जब तक आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में नहीं आती है तब तक और कोई ज़्यादा रोग बीमारियाँ इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और इसकी बुआई भी अगर मार्च में अगर आप कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करके कर लेंगे, यानी कि मार्च के मध्य तक या 15 से 20 मार्च तक भी अगर आप इसको लगा देते हैं, तो सब्जियों में ये फसल भी आपको, बेल वाली सब्जियों में सबसे अच्छे मंडी भाव देके जा सकती है। यानी कि इस मार्च में आप तोरई की खेती कर सकते हैं, और तोरई के भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको मिल सकते हैं। शुरुआत में तो इसके मंडी भाव 60, 70, 80 या 100 रुपये तक भी देखे जा सकते हैं कुछ मंडियों में, लेकिन अगर आप मार्च में इसको लगाते हैं तो 30, 35, 40 रुपये तक के भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। और काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, इतने मंडी भाव मिल जाएंगे क्या? तो भाई देखिए, जिन किसान भाइयों ने अगेती तोरई लगा रही है, तो ये फसल ज़्यादा लंबी अवधि की फसलें नहीं होती हैं। जब तक आपकी तोरई की फसल तैयार होगी तब तक जो अगेती तोरई मार्केट में चल रही है वो मार्केट में आना बंद हो जाएगी, और इस वजह से आपको इसके जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएंगे। और वैसे भी सब्जियां मार्च में काफ़ी कम लगाई जाती हैं, काफ़ी कम किसान हैं जो मार्च में सब्जियों की खेती करते हैं। ज़्यादातर सब्जियां जो है वो अगेती जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा लगाते हैं। तो मार्च में आप अगर तोरई की खेती करते हैं तो मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। और टेम्परेचर को अगर आप थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, या आपके एरिया में उतनी ज़्यादा लू वगैरह नहीं चलती हैं, तो उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़ोरदार निकाला जा सकता है। और दोस्तों, तोरई एक ऐसी फसल है जिसकी मंडियों में डिमांड हर समय पे बनी रहती है। मतलब आप इसको चाहे मंडियों में किसी भी सीजन में लेके जाइए, अच्छे खासे मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे। और ख़ास तौर से मार्च से लेकर और लगभग जून जुलाई तक आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव इसके जो है वो मिल सकते हैं। उसके बाद में बरसात के सीज़न में भी तोरई लगाई जाती है, लेकिन बरसात के सीज़न में इसके लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हमारा, क्योंकि उस सीज़न में इसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है, इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तार बांस वगैरह का खर्चा हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब अगर आप इसको लगा रहे हैं, यानी कि मार्च में लगा रहे हैं, चाहे फरवरी में अगर आपने लगा दी है, तो स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासतौर से गर्मियों में बेल वाली सब्जियों को ऊपर नहीं चढ़ाना, आपको ज़मीन पे ही रखना है। ऊपर अगर आप चढ़ाएंगे तो उल्टा उत्पादन अच्छे के बजाय आपका उत्पादन डाउन रह सकता है, क्योंकि गर्मियों में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर आप बेलों को ऊपर चढ़ा देते हैं तो लू की वजह से आपकी जो फ्रूटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फल फूल आपको मतलब काफ़ी कम देखने को मिल सकते हैं। तो ज़मीन पे ही आपको इसकी खेती करनी है, इस वजह से खर्चा भी हमारा काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों, तोरई की फसल से अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंडियों में इसके जो मंडी भाव हैं
वो आपकी वैरायटियों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि तोरई एक ऐसी फसल है जिसके फल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो भाव भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और उत्पादन भी आपकी वैरायटियों पे ही डिपेंड करता है। तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी वैरायटियों में से सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसके फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। और अगर ये नहीं मिलती है तो आप ईस्ट वेस्ट की ही एक एलियो 730 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में एक सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक वीएनआर कंपनी की आरती वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी आती है तोरई की, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। दोस्तों, तोरई लगाने से पहले इसमें भी आपको कम से कम 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है और उसके बाद में एक कल्टीवेशन करके 3-4 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद में गर्मियों में अगर 3-4 दिन तक या 5-6 दिन तक या ज़्यादा अगर आपके पास समय हो तो अगर 8-10 दिन तक अगर आपकी ज़मीन पड़ी रहती है तो उसमें जो फंगस वगैरह या निमातोड वगैरह जो कीट है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर आपकी फसल काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहती है। उसके बाद भी आप सर्दियों में दूसरी फसलें लेते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो थोड़ा सा सोलराइजेशन अगर आपको समय मिल जाता है और अगर आप कर लेते हैं 2-5 दिन के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो कल्टीवेशन, पहला कल्टीवेशन करके और 5-6 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने देंगे, तो काफ़ी ज़ोरदार रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये गोबर की खाद डाल देनी है। रासायनिक खाद उर्वरक इसमें आपको डालने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में 40 से 50 केजी इसमें आप डीएपी खाद लेना है, लगभग 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें लेना है और 15 से 20 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद एक और कल्टीवेशन करके, यानी कि 3 कल्टीवेशन इसमें भी आपको कर ही लेने हैं और हर कल्टीवेशन में 2-3 दिन का गैप रखना आपको। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। 6 फीट से दूरी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तोरई के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं और फैलने भी ज़रूरी है। 6 फीट से ज़्यादा भी आपको नहीं रखनी है। हालांकि बरसात के सीज़न में अगर आप इसको लगाते हैं या नवंबर-दिसंबर में अगर आप अगेती खेती करते हैं तब तो आप इसकी जो डिस्टेंस है वो 7 फीट तक का भी रख सकते हैं। लेकिन अगर इस समय पे 7 फीट का डिस्टेंस अगर हम रखते हैं तो मतलब ज़मीन खुली रहेगी तो हीट ज़्यादा होगी और हीट ज़्यादा रहेगी तो आपकी फसल गर्मियों में या लू की वजह से ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो नंबर्स ऑफ प्लांट भी ठीक ठाक होने चाहिए इस समय पे। तो 6-6 फीट की दूरी पे आपको बेड बना लेने हैं। उसके बाद में इसमें आपको 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगानी है और 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। इस विधि से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप इस समय पे तोरई की खेती करके शानदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं। उत्पादन भी ठीक मिल जाएगा और मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलें बताई हैं और इन दोनों फसलों को आप बताए गए समय तक लगा के काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।